And I am Ms. Isha Vankudre. On behalf of Yarn Expo 22 and DKT, wholeheartedly and respectfully welcome you all. I feel very glad to introduce all the dignitaries from Indorama India Private Limited. I feel very glad to introduce our honorable chief guest, a man of immense disposition, a person who has created an entire textile empire, Mr. Ravi Shankar Panchloria. He has completed his schooling from Pilani and graduation from Kolkata. In the year 1937, he started his journey by erecting power looms and machinery manufacturing dhotis. With passing years, he is evolving with time and technology. He is now one of the major producers of fabrics in shuttleless looms. I request all the dignitaries to come on the dais. Exhibition hall to kindly participate in this session. The session has started. We are seeing very few people who are जो इसमें इंटरेस्टेड हैं. मैं अंदर सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आएँ और ये सेशन का आनंद लें. मैं संदीप जी नीलेश जी इंडोरामा से, और जो इच्छलकरण जी में एक मेजर प्रॉब्लम आती है स्ट्रेच यान को लेके, और जो सभी में हिच है, बिकॉज ओनली 20% ऑफ द पीपल और लेस देन 20% ऑफ द पीपल इन इच्छलकरंजी इज यूजिंग स्ट्रेच यान. तो ये आपके सबके क्वेरीज हैं, ये डाउट्स हैं, और हम स्ट्रेच यान को और कितना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट में शामिल कर सकते हैं, दे विल क्लियर इट. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कम. द सेशन हैज स्टार्टेड. As all of you know about Ichalkaranji's and its transformations from power loom to rapier, projectile and now shuttleless. During this इस ट्रांसफॉर्मेशंस में हम यान में भी काफ़ी डेवलपमेंट होते हुए देखे हैं, और स्ट्रेच के बारे में लास्ट 15 साल में इंडिया में कंजम्पशन 300 टन से 3000 टन पर मंथ हो गया है, और ये आगे और भी ग्रो कर रहा है. आज हम मेजर अबाउट ग्रुप के और मेजर वीविंग में जो स्ट्रेच यान को चलाने वक्त क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इसको कैसे चलाना है, कैसे ट्रबल शूट करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड बिफोर दैट आई विल जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द ग्रुप एंड व्हाट वी आर. Second one is Indorama Ventures Limited. Indorama Corporation has different global organizations headquartered in Singapore that aims to driving scale, growth, sustainability, and group operates across different verticals. इसमें fertilizer, packaging materials, yarns, fibers, minerals, metals, gloves, and Indorama Ventures है वो largest producer of polyester PET resin, जो से हमारी बॉटल्स बनती हैं. इंडोरामा के करीब 165 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं 38 कंट्रीज़ में, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनके. दिस इज़ अबाउट इंडोरामा कंपास. इंडोरामा में हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, एसेंशियल मटेरियल्स दैट विल हेल्प टू बेटर लाइव्स इन कंज्यूमर्स, everyday better lives. I will request Rahul to come across, discuss about the company and in details. Hello. Hi, my name is Rahul Singh. I am heading the business development function in VS Spandex company. Nilesh ji covered about the group Indorama Corporation. In the following slide, I'll be covering about our company. So, India is our brand name. Our company name is Indorama India Private Limited. We are the spandex business of this Singapore-based Indorama Corporation, big conglomerate. We've established at Badi in Himachal 2012. हमारी
इंडोरामा कॉर्पोरेशन सिंगापुर की जो ग्रुप है, मल्टी बिलियन डॉलर ग्रुप, उसका स्पैंडेक्स बिजनेस का नाम है। इनविया हमारा ब्रांड नेम है। हमारी शुरुआत 2012 बद्दी में हुई, प्लांट लगा, वर्ल्ड क्लास प्लांट लगा, और भारत के हम पहले प्रीमियम स्पैंडेक्स फाइबर हैं। 2018 के पहले इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक इंडिया में जो भी स्पैंडेक्स आता था, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स बनाते हैं, वो हमें बाहर से लाना पड़ता था, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक बेसिक सी प्रोडक्ट है जिसको हमको बाहर से इंपोर्ट करना है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसकी ज़रूरत नहीं थी शायद। तो इंडोरामा ग्रुप ने ये चीज़ पहचाना और इस ज़रूरत को करने के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई बद्दी में, और आज के दिन हमारी प्रोडक्शन लगभग 2400 टन पर महीने है। वो चीज़ें मैं आगे स्लाइड में कवर करता हूँ। सो कुछ चीज़ें जो हमें अलग बनाती हैं। सो इनविया में अलग क्या है, क्या आपने नाम सुना है, नहीं सुना है, बट इस मौके को यूज़ करके मैं आपको बताना चाहूँगा इनविया क्या है और आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो इनविया लीडिंग सप्लायर है प्रीमियम स्पैंडेक्स फाइबर का। हमारी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। कोई भी कॉम्पिटिटर आप ले लो, नाम लिए बिना मैं बोल सकता हूँ कि इनविया की क्वालिटी शायद उनके बराबर है या बेहतर भी हो सकती है। आपको ज़रूर सैंपल करना चाहिए अगर आपने आज तक नहीं किया है तो। यू शुड गिव इट अ ट्राई। इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्पैंडेक्स मैन्युफैक्चरर हैं हम। क्योंकि हम मेड इन इंडिया है और भारत सरकार का जो अभी फोकस चल रहा है कि मेड इन इंडिया प्रोग्राम को प्रमोट करना, तो केवल स्पैंडेक्स बनाना नहीं है, हम जो ब्रांड से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं BD बिजनेस डेवलपमेंट हेड करता हूँ, काफ़ी सारे ब्रांड्स इंटरेस्टेड हैं इनविया के स्पैंडेक्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि इनविया इंडिया में बनता है और अभी लोकलाइजेशन का थीम चल रहा है। एवरी ब्रांड्स लाइक आइकिया, एवरीबडी इज ऑब्लिगेटेड, उनको मजबूर बोला गया है कि वो लोकल कंटेंट यूज़ करें। सो इनविया उस कंटेंट से भी एक अच्छी चॉइस है वैल्यू चेन पार्टनर्स के लिए, मिल्स के लिए। आज के दिन हमारी कैपेसिटी 2400 टन प्रति महीने की है, और यानी कि जनवरी अगले साल से आप 2400 टन हम आपको दे सकते हैं। इस कैपेसिटी पे इनविया इंडिया की सबसे बड़ी स्पैंडेक्स कंपनी बन जाएगी प्रोडक्शन के हिसाब से, और अगले 2 सालों में अनुमानित है कि हम और 600 टन ऐड करेंगे, यानी कि 2024 तक 3000 टन हम बनाएंगे, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कैपेसिटी होगी स्पैंडेक्स मैन्युफैक्चर के हिसाब से। कुछ अलग फीचर्स, हम 20 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं स्पैंडेक्स। इंडिया के अलावा बांग्लादेश में इनविया इंपॉर्टेंट मार्केट है हमारे, श्रीलंका, तुर्की, इजिप्ट, लैटिन अमेरिका, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। सो इनविया इन मार्केट्स में भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इंडिया हमारा सबसे महत्वपूर्ण मार्केट है। इसके अलावा इनविया दो हमारा अम्ब्रेला ब्रांड है, मतलब जब लोग इंडोरामा बोलते हैं तो उनको इनविया याद आता है, इट्स कॉल्ड अम्ब्रेला ब्रांड। बट इसके अलावा भी इनविया के पास और भी स्पेशलिटी फाइबर्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, जो मैं अगले स्लाइड में कवर कर रहा हूँ। सो इनविया के पास आज 3 ब्रांड्स हैं। पहला ब्रांड है इनविया, जो कि बेयर स्पैंडेक्स है, जो कि आप जानते हैं, आपने कॉम्पिटिटर्स यूज़ किया होगा। ये एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, हो सकता है बेटर भी हो, आप ट्राई करो और बताइए हमें, शायद हम बेटर हैं। ये सारे एप्लीकेशन में जाता है, निटिंग हो, कोट स्पन हो, डेनिम हो, या कवड़ियान, नैरो फैब्रिक, इलास्टिक, सारे जगह पे अलग अलग डेनियर्स हैं। हम 10 डेनियर से लेके 15 डेनियर से लेके 20, 30, 40, 70, 105, 210, 420, 560, 840, 1120, 1680, ये सारे डेनियर्स बनाते हैं। सारे डेनियर्स हम बनाते हैं, कुछ जो हमारे कॉम्पिटिटर्स नहीं बनाते हम वो भी बनाते हैं। इनविया ने रिसेंटली अल्ट्रा फाइन डेनियर में सक्सेस पाई। 10 डेनियर और 15 डेनियर शायद हम ही बनाते हैं, और ये जो प्रीमियम एप्लीकेशंस हैं, जो कि नाइलॉन या सेल्यूलोसिक के साथ जाते हैं, 2 कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं, लेंजिंग और बिरला, इनके प्रोडक्ट के साथ फाइन सेल्यूलोसिक में ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से जाते हैं और ये प्रीमियम एप्लीकेशन में जाते हैं। ये ब्रांड था हमारा इनविया। दूसरा ब्रांड है स्टोलिड। सो हम ये जानते हैं कि स्पैंडेक्स कोई भी कंपनी का हो, उसमें ग्रीन थ्रू का प्रॉब्लम आता है। कपड़े को अगर आप डार्क शेड्स पे स्ट्रेच करो तो एक चमकीली सी एक सिल्वरिश लुक आती है, जो शायद ज़रूरी नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए हमने तो अगर आप बोलो क्या इनविया में ग्रीन थ्रू आता है? हाँ आता है, बट क्या ये मेजर प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि ये बाकी कॉम्पिटिटर्स में भी आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक नया स्पेशलिटी फंक्शनल फाइबर निकाला जिसका नाम है स्टोलिड। ये फुल डल स्पैंडेक्स है, और जहाँ भी मैं आगे स्लाइड में देखूंगा, ये बहुत हद तक ग्रीन थ्रू के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और जो चमक है वो ऑलमोस्ट चली जाती है, और इसका जो प्राइसिंग है वो नियरली इनविया के बराबर है। तो आप समझो बिल्कुल ही काफ़ी अच्छे कीमत पे मिल जाता है। तीसरा हमारा ब्रांड है स्नगफिट, जो कि हमने 2 महीने पहले लॉन्च किया। ये बेबी और एडल्ट डाइपर्स में जाता है, ये टेक्सटाइल के लिए नहीं है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। कुछ एप्लीकेशन जहाँ पे इनफैक्ट इनविया सभी जगह जा रहा है, तो इनविया डेनिम में
बड़े ब्रांड्स, सारे पार्टनर्स, काफ़ी सारे लोग इनविया यूज़ करते हैं। निटिंग एप्लीकेशंस में योगा वेयर हो, एक्टिव वेयर हो, इंटीमेट हो, फैशन वेयर हो, इन सारे एप्लीकेशंस में इनविया अच्छे अमाउंट्स में जा रहा है कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट। स्टोलिड, तो मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि स्टोलिड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जिसको हम ग्रीन थ्रू कहते हैं। अगर आप दिए हुए चित्र में देखो तो एक डार्क शेड का एथलेटिक वेयर या योगा वेयर इन लेडी ने पहना हुआ है, तो इसमें ग्रीन थ्रू प्रॉब्लम आएगा अगर आप इनविया यूज़ करो या कोई भी। तो स्पेशलाइज एप्लीकेशन जहाँ पे ग्रीन थ्रू हमको सॉल्व करना है डार्कर शेड्स में, वहाँ पे ये फोल्डर स्पैंडेक्स स्टोलिड हमको यूज़ करना चाहिए और ये लगभग पूरा ही ग्रीन थ्रू को सॉल्व कर देता है और प्रीमियम काफ़ी कम है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। स्नैपफिट में स्किप कर रहा हूँ, ये नॉन टेक्सटाइल है। हमारी प्लांट बद्दी में है, जो कि हिमाचल राज्य के एक एरिया का नाम है बद्दी, और बहुत अच्छी प्लांट है। अगर आप चंडीगढ़ कभी आए तो वहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है, तो काफ़ी पास में है, आप हमारे प्लांट विजिट कर सकते हैं। वी वेलकम यू ऑल टू विजिट आवर प्लांट। सो इट्स अ गुड प्लांट, यू शुड डेफिनेटली विजिट एंड सी आवर फैसिलिटीज़। एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर, सो इन हाउस हमारे प्लांट के अंदर ही जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं स्पैंडेक्स के, उनकी क्वालिटी की जांच हम एज ए प्रोसेस करते हैं। तो आपने अगर उसको लूम पे चलाना है या नेटिंग में चलाना है, वो हम खुद भी बना के देखते हैं। तो इनविया ने स्पैंडेक्स बनाया और रैंडम सैंपल्स लेके उसको हम खुद मशीन्स पे चलाते हैं, आपकी जैसी मशीन्स, नीटिंग मशीन्स, लूम्स एंड ऑल, ताकि हम खुद ये जान पाएँ कि जो हम बना रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं। और अगर छोटी सी भी ऑब्जर्वेशन कभी कुछ आई तो वो पूरा हम लॉट को क्वेश्चन मार्क करके रीचेंज करते हैं। मोस्टली इट्स अ प्रोएक्टिव स्टेप टू चेक अ क्वालिटी। प्रॉब्लम्स नहीं आती है बट वी टेक एक्टिव प्रोएक्टिव स्टेप। ग्लोबल सर्टिफिकेशन, जो दुनिया के बड़े सर्टिफिकेशंस है जो इंडिया के पास हैं, ओइकोटेक्स SGS, और हम एक रीच कंप्लाइंट कंपनी है। 2 महीने पहले हमें रीच कंप्लायंस मिला। ये यूरोप की एक कंप्लायंस सर्टिफिकेशन है जो कि ये बताती है कि इनविया एज ए कंपनी, स्पैंडेक्स कंपनी, यूरोप के जो केमिकल मानक या स्टैंडर्ड्स हैं ब्रांड्स के, वो इनविया पूरा करता है। इसका मतलब अगर हमने यूरोप को सप्लाई किया ब्रांड्स को, तो इनविया प्रोडक्ट में देने से हम वो मानक को पूरा करते हैं। तो ये अच्छा पॉइंट है ये ब्रांडेड बिजनेस के लिए। कुछ सस्टेनेबिलिटी के लिए जो हम कर रहे हैं, हमारा प्लांट 0 लिक्विड डिस्चार्ज है, रीच कंप्लाइंट कंपनी है, काफ़ी बायोमास बॉयलर्स में यूज़ करते हैं। कैंपस के अंदर फ्रूट गार्डन है, 30 तरह के फ्रूट्स हैं। काफ़ी छोटे छोटे स्टेप्स हम ले रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं। एम्प्लॉयज़ ट्री लगाते हैं, एवरी 1 ईयर हर एम्प्लॉय को एक पेड़ लगाना पड़ता है। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हम ले रहे हैं, बट हम ये बताना चाहते हैं कि एज ए कंपनी हम केयर करते हैं प्रकृति के लिए। पिछले 10 सालों की जर्नी में इनविया हर साल सेफ्टी अवार्ड्स और नेशनल इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड में हमेशा से अव्वल रहा है और हर साल हम अवार्ड विनर रहते थे। 2 महीने पहले 2022 जून में हमें ट्रेंडसेटर अवार्ड मिला राइट हाइजीन पे। राइट हाइजीन नॉन-वुमन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इवेंट है और शायद सबसे फेमस इवेंट भी होगा, जहाँ पे इनविया ने स्नैपफिट, जो बेबी डाइपर्स के लिए हमने जो लॉन्च किया स्पैंडेक्स, जो कि इंडिया में हर कंपनी नहीं बना सकती, तो स्पैंडेक्स के लॉन्च के लिए हमें ये अवार्ड मिला। इनविया के ये स्पैंडेक्स बनाने से इनविया बिकम अ फुल फ्लेजेड स्पैंडेक्स प्लेयर। मतलब हम ये भी बना सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं, जो शायद दूसरे नहीं बना सकते हैं। ये स्लाइड आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। 3 ब्रांड्स आपको मैंने बनाए, इनविया, स्टोलिड और स्नैपफिट, ये हमारे ब्रांड्स हैं। 2 और ब्रांड हम लॉन्च करने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो। हम 2 महीने में रिसाइकिल स्पैंडेक्स लॉन्च कर रहे हैं, तो शायद ये एक एज होगा जो दूसरे के पास नहीं हो सकता है। और डेफिनेटली आप ब्रांडेड बिजनेस अगर आप सोच रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। इनविया नवंबर से रिसाइकिल स्पैंडेक्स बनाने वाली है और अगले साल फरवरी से यानी कि 4 महीने बाद ब्लैक स्पैंडेक्स बनाने वाली है। तो ये सब प्रोडक्ट्स आपको पता होना चाहिए। इनविया के पास ये 5 ब्रांड्स हैं, उनका अलग यूज़ क्या है, कहाँ लगना है। कोई भी डिटेल्स चाहिए हो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अब बेसिकली हम ये प्रोडक्ट्स क्यों बना रहे हैं, हम अपने वैल्यू चेन पार्टनर्स और ब्रांड पार्टनर्स को चॉइस देना चाहते हैं कि वो नए नए तरह के इनोवेशंस कर पाएँ, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कमा पाएँ कस्टमर से। ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट getting premium also. For the next slide, I'd like to call Mr. Puneet and Sunil Murkute ji. हम जैसे कि इस सेशन को टेक्निकली आगे बढ़ाना चाहेंगे। मेरा ऑडियंस से एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड स्ट्रेच। कोई बताना चाहेगा कि हमें स्ट्रेच क्यों चाहिए? कभी आया है दिमाग में क्वेश्चन किसी के? फॉर कंफर्ट, राइट सर। और कोई कुछ बताना चाहेगा? फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि स्ट्रेच से हमें कंफर्ट कैसे मिलता है, कभी सोचा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों मिलता है। अगली स्लाइड में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हमारी स्किन के कुछ पार्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे लाइक नीज, एल्बोज, हिप्स एंड बैक। तो आप सोच के देखिए कि स्किन इज पार्ट ऑफ आवर बॉडी, और स्किन में जो है लगभग 15% से लेके 50% तक की स्ट्रेच होती है। और हमारी सेकंड स्किन क्या है? हमारे कपड़े। तो अगर मैं अपना कपड़ा बिना स्ट्रेचेबिलिटी के पहनूंगा और मेरी स्किन 15 से 50% तक स्ट्रेच करेगी तो नेचुरली है कि वो अनकंफर्टेबल लगेगा। तो उसी चीज़ को हम ऐड करने के लिए, अपनी स्किन को ऐड करने के लिए हम स्ट्रेचेबल कपड़ा पहनते हैं। तो यही एक कंसेप्ट है। तो आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले अगली जो स्लाइड है, मैं आपसे बेसिकली एक स्पेंडेक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि स्पेंडेक्स बनता कैसे है। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कपड़ा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेंडेक्स किस तरह का होना चाहिए, उसके बाद धागा जो हमने वेफ्ट यार्न लेना है वो कैसा होना चाहिए, और लूम शेड में प्रिकॉशंस कैसे होने चाहिए। ये रॉ मटेरियल्स के बारे में बहुत कम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। बेसिकली जो स्पेंडेक्स बनता है उसमें दो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, वन इज़ MDI, अनदर इज़ PTMG। तो ये जो दोनों रॉ मटेरियल्स हैं, ये दोनों फॉसिल फ्यूल से आते हैं, और इंडिया में कोई भी रॉ मटेरियल हमें अवेलेबल नहीं है। जो भी हमें स्पेंडेक्स बनाना होता है वो बाहर से हम लेते हैं। तो ये दो केमिकल्स हैं जिनसे स्पेंडेक्स बनता है। दिस इज़ द हार्ट ऑफ द स्पेंडेक्स। तो अब मैं थोड़ा सा बेसिक प्रोसेस आपको स्पेंडेक्स का बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने पहले देखा कि ये दो केमिकल्स हैं, जस्ट मैं एक हाईलाइटर ले लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो केमिकल्स हैं, MDI एंड PTMG। इनको सबसे पहले हम मिक्स करते हैं। मिक्सिंग के बाद हम इनकी रिएक्शन करते हैं। जब हम इनको रिएक्ट कर देते हैं तो ये इतना विस्कस होता है कि हम इसको मूव भी नहीं कर सकते, लाइक ए वैक्स। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव इट। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें एक सॉल्वेंट डालना पड़ता है ताकि हम इसको डिल्यूट कर पाएँ। ये डिल्यूशन के बाद हम इसको फिर फर्दर रिएक्शन करते हैं, क्योंकि पहले से इतना सॉलिड हो जाता है कि सेकेंड रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो रिएक्शन करने के बाद हम इसमें एडिटिव्स डालते हैं। जैसा कि अभी आपको राहुल जी ने बताया कि अलग अलग तरह का स्पेंडेक्स होता है, कोई डल होता है, कोई ब्लैक होता है, कोई निटिंग के लिए जाता है, कोई CSY के लिए जाता है, कोई एयर कवर्ड यार्न के लिए जाता है। तो एडिटिव डाल के हम स्पेंडेक्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊँगा कि जब आपने CSY खरीदना है किसी से या ACY खरीदना है तो वो स्पेंडेक्स की टाइप कैसे मैटर करती है, वो यहीं से मैटर करती है जब मैं एडिटिव डालता हूँ। मैं एडिटिव डाल के उस स्पेंडेक्स की प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि जब आप धागा खरीदेंगे तो स्पेंडेक्स जो उसमें यूज़ हो रहा है वो किस तरह का यूज़ हो रहा है। चाहे वो इन्विया यूज़ हो रहा है, उस इन्विया भी हम 4 तरह का इन्विया बनाते हैं। तो आपको अपने जो सप्लायर है उससे पूछना है कि भैया आप जो स्पेंडेक्स यूज़ कर रहे हैं कृपा करके उसका मर्ज नंबर बताइए और उसका जो टाइप है वो बताइए। तो ये मैं इसलिए आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर हम इस जो एडिटिव्स डाले उसको मिक्सिंग करते हैं, फिर हम स्पिनिंग करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फिलामेंट स्पिनिंग देखी होगी, पॉलिस्टर की जो स्पिनिंग होती है स्पिननेट से आता है। देन हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करते हैं। कई सारे जैसे नीटर्स होते हैं या वीवर्स होते हैं या स्पिनर्स होते हैं, वो जनरली कंप्लेंट करते हैं बहुत सारे स्पेंडेक्स मैन्युफैक्चरर्स को कि आपका ऑयल ज़्यादा है, जैसा कि आपको कोनिंग ऑयल ज़्यादा मिलता है या वो मिलता है। उसका पर्पज़, ऑयल का पर्पज़ ये नहीं है कि हम अपने धागे को सस्ता बनाना चाहते हैं। बड़े लोग सोचते हैं, हमारा पर्पज़ ये होता है ये जो स्पेंडेक्स है उसका ऑयल स्पेंडेक्स के रॉ मटेरियल से ज़्यादा महंगा है। हम इसको कई बार ज़्यादा इसलिए लगाते हैं कि ताकि आपको चलने में दिक्कत ना आए। इट इज़ मच कॉस्टलियर देन द रॉ मटेरियल्स, ऑलमोस्ट 2 to 2.5 टाइम्स हायर देन दैट। तो वो हमारी मंशा नहीं होती। द पर्पज़ इज़ टू गिव यू ए गुड प्रोडक्ट। उसके बाद हम नॉर्मल वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग के बाद इंस्पेक्शन, देन पैकिंग होती है। तो इसके अलावा जैसे मैंने स्पिनिंग में दिखाया कि जो सॉल्वेंट हमने ऊपर डाला था, स्पिनिंग करते समय वो सॉल्वेंट को हम रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी में हम सॉल्वेंट को अगेन रिकवर करके फिर रीयूज़ करते हैं। तो हमारा जो प्लांट है 100% ज़ीरो डिस्चार्ज प्लांट है। ये कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, मैं इनको स्किप कर देता हूँ। बेसिकली हम अब समझेंगे कि स्पेंडेक्स काम कैसे करता है। स्पेंडेक्स क्या होता है कि इसमें 2 तरह के सेगमेंट्स होते हैं। वन इज़ सॉफ्ट सेगमेंट
जो आप इस वेवी तरह का देख रहे हैं, दूसरा इस रिजिड सेगमेंट। तो कोई भी स्पेंडेक्स है वो दो तरह का बना होता है। तो इसमें जो 97% पार्ट होता है वो सॉफ्ट पार्ट होता है जो आपको कपड़े को स्ट्रेच देता है, और जो 3% पार्ट होता है वो रिजिड सेगमेंट होता है जो आपको उसकी स्ट्रेंथ देता है स्पेंडेक्स को, ताकि टूटे ना। जब आप, ये एक नॉर्मल स्पेंडेक्स है जो एक रिलैक्स स्टेट में पड़ा है, जब मैं इस स्पेंडेक्स को खींचूंगा तो आप देखेंगे जो सॉफ्ट पार्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, लाइक दिस। तो ये अंडर टेंशन आ गया, जिसको हम बोलते हैं कि ड्राफ्ट दिया है। जब हम कपड़े में डालते हैं तो इसको स्ट्रेच कंडीशन में डालते हैं। जब इसको कपड़े के अंदर जाने के बाद जैसे ही ये रिलैक्स होता है तो आप देखेंगे कि ये स्पेंडेक्स को वापस उसी स्टेट में लेके जाता है, और जो सॉफ्ट सेगमेंट है वापस उसी तरह से ड्रा हो जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल वैसा ही है कि हम इसको जितना खींचेंगे उतना वापस ये श्रिंक करेगा। ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ यूजेज हैं जो स्पेंडेक्स को यूज किया जाता है। लाइक आजकल नया सेगमेंट आ रहा है कि TFO को हम स्पेंडेक्स में यूज कर रहे हैं। ये ग्रोइंग मार्केट है इन इंडिया। इफ़ वी टॉक अबाउट कि हम टर्की में बात करेंगे तो टर्की में अप्रॉक्सीमेटली आप कह लीजिए कि 2000 TFOs है, और इंडिया में मात्र 110 या 120 TFOs है। टर्की एक छोटा सा कंट्री है। तो इस तरह के प्रोडक्ट अभी आने वाले दिनों में भर के आएंगे, और हम जो इन्विया है, हमने अपने प्लांट में TFO और ये सारी चीज़ें लगा के इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारी खुद की रिसर्च भी चल रही है। तो आने वाले दिनों में हम भी आपकी हेल्प कर सकेंगे अगर कोई इस तरह के प्रोडक्ट में जाना चाहता है। दूसरा होता है कन्वेंशनल कवरिंग, जिसमें एक स्पेंडेक्स कवर करता है, फिर उसके ऊपर दूसरा स्पेंडेक्स कवर करता है। इस तरह का जो धागा है वो मेनली इलास्टिक्स में यूज़ किया जाता है, जो आप देखते हैं अंडर गारमेंट्स में टेप्स आती है या ब्रा टेप्स आती हैं, उस तरह के जगह पे यूज़ किया जाता है। ये एयर कवर्ड यान है जो नॉर्मली वोवन फैब्रिक्स में यूज़ होता है। ये कोर्सपन यान है जो CSY जिसको आप लोग बोलते हैं। ये कॉटन, जैसे कोर में स्पेंडेक्स होता है और बाहर कोर होती है। ये कोर पॉलिस्टर की भी हो सकती है, कॉटन की भी हो सकती है, पॉलिस्टर कॉटन भी हो सकता है। और ये बेयर इन्विया है, जैसे कि डाइपर्स में यूज़ होता है या निटिंग्स में यूज़ होता है। ये थोड़ा सा बेसिक मैंने स्पेंडेक्स के बारे में बताने की कोशिश की है ताकि हम अगले सेशन में अकॉर्डिंगली बढ़ सकें। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि जब वोवन फैब्रिक बनाना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये एक रूल है, जब भी वोवन फैब्रिक बनाना है 4 T's। क्या है? 4 T's आप देख सकते हैं। तो मैं ये 4 T बताऊंगा जब भी आपने बनाना है हर स्टेज पे। अगर मैं स्पेंडेक्स बना रहा हूं तब भी ये 4 T's काम आती हैं, जब तक गारमेंट नहीं बन जाता या जब तक आप कह सकते हैं कि हीट सेट कपड़ा नहीं हो जाता, ये 4 T हमेशा काम करेंगी। ये 4 T को आपने दिमाग में बिठा लेना है, जैसे आप घर पे बिठाते हैं। फर्स्ट इज टाइम। आपके प्रोसेस में टाइम कहीं पे भी वेरी नहीं करना चाहिए। अगर टाइम वेरी करता है तो उस स्लॉट को, उस प्रोसेस को, उस कपड़े को, उस धागे को अलग चलाएं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। कोई कपड़ा जो अलग से किसी टेम्परेचर के लिए एक्सपोज्ड हो रहा है, कोई धागा किसी अलग टेम्परेचर के लिए एक्सपोज हो रहा है, तो उसको अलग चलाएं। ये कॉमन सी चीजें हैं जो आपको, जो विड्थ वेरिएशन है उसको लेके बहुत काम आएंगी आपको। ये 4 T's हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट इज टेंशन। कहीं पे भी हल्का बहुत टेंशन वेरिएशन है, वेफ्ट का टेंशन है, स्पेंडेक्स का टेंशन है, उसके बाद आप कह लीजिए कपड़े का टेंशन है, लूम पे टेकअप का टेंशन है, जब आपने वो वीव किया कपड़े को रखा उसमें किस तरह का टेंशन है, तो ये 3rd T हो गया। चौथा T है ट्विस्ट, जो हम धागे में देते हैं। कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि ट्विस्ट से कुछ नहीं होता, पर ये जो ट्विस्ट है ये भी जो है आपके कपड़े की विड्थ डिसाइड करती है, आपके कपड़े की जो है कह सकते हैं कि स्ट्रेच डिसाइड करता है। तो हमेशा रूल याद रखना है, व्हाट इज 4 T's, दिस इज द रूल। अब हम बात करेंगे, ये 4 T's जो है वो हर जगह लागू होगी। जैसा कि मैं कोई स्पेंडेक्स का CSY सिलेक्ट करूंगा कि मेरे को क्या CSY लेना है, उस पर क्या क्या ध्यान रखना है, और उनमें भी ये 4 T काम आती हैं, हमें कहीं ना कहीं काम आएंगी। जो अभी आप लोग नॉर्मल धागा लेते हो, किसी को बोलते हो कि मेरे को 40-30 का धागा दे दो, 16-70 का धागा दे दो, उसमें उस धागे में क्या लगा है, उस धागे में
जो हमारा सप्लायर है, जो स्पिनर है, उसने क्या प्रोसेस किया है आप नहीं जानते हो, क्योंकि उसने भी वो 4 टीज कहीं ना कहीं लगाए होंगे। तो हमें वही जानकारी लेनी है, वही पूछना है। आपको जो विड्थ वेरिएशन आती है जब पन्ना चेंज होता है, वो मेजरली यही होता है आपने एक स्पिनर से दूसरे का लिया, या एक स्पिनर से पहले माल उठा लिया, 20 डब्बे ले लिए, फिर 20 डब्बे ले लिए। वो जो पहले बना होगा और अब बना होगा उसमें टाइम का फर्क है। जो पहले बना होगा और अब बना होगा उसमें टेम्परेचर का फर्क है। तो कुछ ना कुछ होगा, वो उसने सर्दी में बनाया होगा, उसने गर्मी में बनाया होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो स्पेंडेक्स है वो एक लाइव पॉलीमर है, ये कॉटन की तरह नहीं है जो एक बार बन गया वो बन गया। स्पेंडेक्स में क्या है, पड़े पड़े इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। मैंने एक स्पेंडेक्स बना के रखा, उसको मैं 2 दिन बाद टेस्ट करूंगा कुछ और आएगा, अगले 4 दिन बाद करूंगा तो कुछ और आएगा, अगले 6 दिन बाद करूंगा तो कुछ और आएगा। हर स्पेंडेक्स की लाइफ है, बिकॉज इट्स ए लाइफ पॉलीमर। तो इसीलिए ये 4 टीज जो है वो बहुत मायने रखती हैं। तो जैसा कि अभी संदीप सर जी ने भी बताया कि शायद आपको जो वेफ्ट लेना है, आईपीए चेक करने हैं, एरीनेस चेक करनी है, ट्विस्ट चेक करना है, आरकेएम चेक करनी है, ये तो है ही है। उसके अलावा जैसे आप 16+70 बोलते हो, तो आपको क्या जरूरी है, पहले आपको पूछना है कि उसमें स्पेंडेक्स परसेंटेज क्या है, उसके बाद पूछना है कि उसका स्पेंडेक्स का टेनियर क्या है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है आपको फैब्रिक विड्थ और स्ट्रेच पे डिपेंड करती हैं। एक और चीज आती है स्पेंडेक्स टाइप क्या है। जैसा कि हम 2 तरह का बेसिकली स्पेंडेक्स बनाते हैं जो नॉर्मल चलता है, दैट इज लो पावर एंड हाई पावर। हमारे कंपटीटर के पास भी इसी तरह के होता है, लो पावर हाई पावर। तो आपको यही नहीं जानना कि 16+70 स्पेंडेक्स दे दो और मेरा काम चल गया, ये जो मैंने बनाता हूँ वैसा ही बनेगा। ये नॉर्मल 30 काउंट, 30 कॉटन, 40 कॉटन नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। इट्स ए टेक्निकल यार्न। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो हम स्पेंडेक्स टाइप यूज कर रहे हैं वो क्या है, लो पावर है, हाई पावर है। आप पूछेंगे, आपका सप्लायर आपको जरूर बताएगा, उसको कोई शर्म नहीं है। ये एक नॉलेज है जो हम अक्रॉस द सप्लाई चेन जब उसको चलाएंगे तो सब लोगों की जो है वो दिक्कतें हैं, वो परेशानी है, वो कम होंगी, और कुछ नहीं। इसके अलावा जो आता है, एक चीज और आती है टाइप ऑफ यार्न कंडीशन। आप लोगों ने जो वीवर्स हैं, कई लोगों ने सुना होगा कि शायद ये मेरा यार्न कंडीशन था, यार्न अनकंडीशन था, ये बॉबिन कंडीशन किया था या कोन कंडीशन किया था, आई डोंट नो। जो हम स्पिनर से मिलते हैं तो वो ये चीज़ें करते हैं, लेकिन आप अगर अपने ये चीज़ नोट कर लीजिए कि कंडीशनिंग ऑफ यार्न आपने ज़रूर पूछना है। अगर आप ये चीज़ पूछेंगे तो आपके आधे दुख जो है वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो हर स्पिनर होता है, कोई अपने मटेरियल को 50 डिग्री पे कंडीशन करता है, कोई 60 डिग्री पे कंडीशन करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 टी रूल्स हैं, उसमें जो दूसरा टी आता है वो टेम्परेचर का आता है। तो अगर आपका स्पिनर वो टेम्परेचर चेंज करता है तो आपका जो पना है वो चेंज हो जाएगा। आप 2 स्पिनर का अलग अलग माल लेते हो, उनका टेम्परेचर या उसकी टेंशन जो वेरी करेगी तो आपका पना वेरी करेगा। उसके बाद आ जाता है कि उसने किस टेम्परेचर पे चलाया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे ACY यार्न, कि जैसे ही हमने CSY के बारे में पता किया, ACY यार्न में जनरली हमें निप्स पर मिनट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप प्रॉपर निप्स पर मिनट नहीं लेते हो, निप्स पर मीटर नहीं लेते हो तो आपकी लूम एफिशिएंसी ड्रॉप कर सकती है। उसके बाद वो आपका ACY यार्न प्रॉपरली कवर नहीं होगा, तो आपने देखा होगा जैसे डाई करने के बाद कई बार फिलामेंटेशन दिखने लग जाता है। तो ये चीज़, ये पैरामीटर्स आपने ज़रूर जानने हैं। उसके बाद जो नंबर ऑफ फिलामेंट्स है, जैसे 220 डेनियर ले रहे हो कि उसमें 48 फिलामेंट हैं, 96 फिलामेंट हैं, ये जरूर आप पता कीजिए। इससे आपका हैंड फील और कभी कभार विड्थ में भी फ़र्क आता है, जो हमने देखा है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपने क्रिम्प कंट्रैक्शन है, वो आपने ज़रूर पूछना है अपने सप्लायर से कि क्रिम्प कंट्रैक्शन इसमें कितना है, क्योंकि क्रिम्प कंट्रैक्शन कैसे डिसाइड होती है। सपोज करिए आपने कोई सप्लायर से धागा लिया, 220+70 डेनियर लिया या 220+40 डेनियर लिया, तो वो सप्लायर उस धागे को बनाने के लिए अपने यहाँ पे एक टेम्परेचर रखता है ACY को सेट करने के लिए, जिसको हम प्राइमरी टेम्परेचर या सेकेंडरी टेम्परेचर कहते हैं। उससे धागे की क्रिम्प कंट्रैक्शन डिसाइड होती है। अगर आपको चाहिए तो मैं बाद में वो मेथड भी आपसे शेयर कर लूँगा कि कैसे उसको चेक करते हैं। तो जो क्रिम्प कंट्रैक्शन है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको बताता है कि आपका कपड़ा कितना स्ट्रेच करेगा।
उसी तरह स्पेंडेक्स का डेनियर आपको पता होना जरूरी है, और स्पेंडेक्स की टाइप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया CSY में कि लो पावर है, हाई पावर है। क्योंकि अगर आप स्पेंडेक्स लो पावर हाई पावर लेते हैं तो हम किसी काउंट की बात करें, जैसे 20 पर 70 काउंट है, तो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर का फर्क अगर मैं बोलूँ इन्विया ही यूज़ करते हुए बड़े आसानी से आ सकता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सप्लायर आपको क्या दे रहा है। अब एक रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे कि हम काउंट कैसे चेक करें, तो बेसिक एक मैंने प्रोसीजर डिस्क्राइब किया है कि स्ट्रेच यान में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है स्पिनर की कि जी हम 20 काउंट बना के देते हैं, वीवर हमें बोलता है कि जी 18 मिला, कोई बोलता है 19 मिला, कोई बोलता है 18.5 मिला। तो बेसिकली बहुत सारे लोग जो हैं ली टेस्टिंग पे टेस्टिंग करते हैं, स्ट्रेंथ जो ली बना के। तो ली इज़ ए नॉट रिकमेंडेड मेथड टू चेक एनी स्ट्रेचेबल यान, क्योंकि उसमें टेंशन वेरी कर जाती है और अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन होती है। तो जो स्ट्रेच के लिए रिकमेंडेड हम कहेंगे कि टेस्ट मेथड है वो है रैप बोर्ड पे, जिसमें हम 1-1 मीटर का यान कट करेंगे और उसका वेट करेंगे। ये एक सिंपल सा बोर्ड के ऊपर बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट है जो आप अपनी फैक्ट्री में बनवा सकते हैं या किसी लकड़ी वाले मजदूर से भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या किया गया है, इधर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक हुक लगाई गई है जिसके ऊपर आपको यान टाई करना है। ये एक बोर्ड बनाया है जिसका आपस में डिस्टेंस 1 मीटर रखा हुआ है और उसकी दूसरी तरफ बोर्ड के दूसरी तरफ पुली लगाई गई है। तो इसको बांधने के बाद आप पुली के साथ नीचे 50 ग्राम का वेट लटका दीजिए। उस वेट को लटकाने के बाद आपने, ये शायद एरोज हिल गए, तो यहाँ से और यहाँ से इस धागे को काट लेना है। तो मतलब कि स्ट्रेच कंडीशन में वो 1 मीटर का आपको यान मिलेगा। जब भी आपका सप्लायर, आपका बायर या आप खुद इसको टेस्ट करोगे, एक स्टैंडर्ड मेथड अपनाओगे कि हमने 50 ग्राम का वेट डालना है, उसको स्ट्रेच करके दोनों जगह से काट के उसका वेट करना है। तो ऐसे करके आप एक कोन से 5 सैंपल लीजिए, 5 कोन कीजिए, 25 रीडिंग हो गई। तो उसको एक लीस्ट काउंट बैलेंस, लाइक 3 डिजिट लीस्ट काउंट बैलेंस ले लीजिए जिसमें 0.000 ग्राम तक का वेट आता हो। तो उसको वेट करके आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो रियल एक स्पेंडेक्स का काउंट है, ये 50 ग्राम इसलिए लगाते हैं कि लगभग यही टेंशन आपको लूम पे मिलती है जब आप इधर से उधर धागा ट्रांसफर करते हो। तो वही यान जो है आपको उसी टेंशन में मिलेगा जो आपने लूम पे डाला है। तो ये आपको एक ट्रू काउंट देगा। अगर आप ली पे करोगे तो हमेशा परेशानी रहेगी कि सप्लायर का धागा कोर्स आ गया, मेरे कंजम्पशन ज़्यादा है, सप्लायर का धागा फाइन आ गया। तो एक ये मेथड है जो आप इजीली अपना सकते हैं, कल से भी अपना सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, जब आपने एक कोई कपड़ा बना रहे हैं जिसमें कि आप अभी रिजिड कपड़ा बनाते हैं, बहुत सारे जो वीवर्स हैं यहाँ पे अभी भी रिजिड कपड़ा बनाते हैं जो स्ट्रेच यान में अभी नहीं है। तो रिजिड कपड़ा बनाने से स्ट्रेच यान में बनाने का सबसे पहला रूल है कि सपोज करिए मैं एक 30 बाय 20 का कपड़ा बना रहा हूँ जिसमें वार्प 30 काउंट है और वेफ्ट 20 काउंट है। तो मेरे को कोई कपड़ा 20% इलोंगेशन पे बनाना है, तो मेरे को उसका वेफ्ट जो है वो सीधा से सीधा 20% उसको फाइन कर देना है, ताकि जब मैं उसको कपड़े को खींचा हुआ है तो ऑलरेडी वो 24 डला है, जैसे ही वो स्ट्रेच होगा तो वापस 20 हो जाएगा। तो पहला रूल जो है वो ये है कि जब भी मैंने काउंट यूज करना है वो 20% फाइनर यूज करना है वेफ्ट के केस में, अगर आप रिजिड कपड़ा बना रहे हैं। उसके बाद एंड्स कैलकुलेशन है, अगर आप चाहें तो मैं डिस्कस कर सकता हूं या इसको छोड़ भी सकते हैं, हम बाद में मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा तो आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आपको कपड़ा बनाते हुए, जैसे कि मैंने बताया कि आपने फाइन काउंट डाला या कुछ भी किया, या आप किसी सप्लायर से धागा भी लेते हैं तो उसके लिए कपड़ा बना के, पन्ना बना के, या आपको किसी प्रोसेसर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि आपकी विड्थ क्या आएगी। एक ये सिंपल सा मेथड है जिसको हम बॉयल ऑफ मेथड कहते हैं। तो आपने इसमें क्या करना है, लगभग 1 मीटर कपड़ा लीजिए, या आपने एक कोन लिया, सप्लायर का लिया, आप कोई दूसरे सप्लायर का यूज करना चाहते हैं, उसमें 1 मीटर कपड़ा लीजिए, 1 मीटर कपड़ा बनाइए लूम पे, एक गोले से 4 मीटर बनाइए, उसमें से 6 इंच से 12 इंच की पट्टी लीजिए, उसको एक पतीले में डालिए, पतीले में डाल के उसको उबलते हुए लगभग आप जो है
30 मिनट तक उसको बॉयल करिए, सिर्फ 30 मिनट तक उसको बॉयल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने जैसे डंडे से या हिलाना है तो हिला दीजिए, देसी भाषा में बोलूँगा, जैसे घर में कढ़ाई चलाते हैं तो आपने चलानी है तो थोड़ी बहुत चला लीजिए, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आप 30 मिनट तक उसको बॉयल करिए, उस कपड़े को निकालिए, निचोड़ना नहीं है, उस कपड़े को आप एज इट इज़ टेबल पे बिछा दीजिए। तो जो आपकी पहले की ग्रे विड्थ थी, सपोज करिए वो 100 सेंटीमीटर थी, जब आपने उसको बॉयल किया तो 80 सेंटीमीटर होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉयल ऑफ विड्थ। तो आपको ये पता चल गया कि आपका कपड़ा जो मैक्सिमम है वो 80 सेंटीमीटर तक, 100 से 80 सेंटीमीटर तक आ सकता है। तो आपको वीवर वहाँ पे किसी प्रोसेसर के पास, किसी उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कपड़ा लीजिए, उसको बॉयल ऑफ टेस्ट कीजिए, आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देगा कि आपका जो कपड़ा है वो कितना श्रिंक हो रहा है। मैंने इसमें क्यों बोला आपको कि ना तो बहुत ज़्यादा लाइन ड्राई करना है, उसको निचोड़ना नहीं है, कपड़े को, कई लोगों के पास वॉशिंग मशीन लगी होती है तो उसको टंबल ड्राई नहीं करना है, सिर्फ लाइन ड्राई करना है। क्योंकि जितने भी आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, मेजर ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट्स आर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, उसमें कपड़े को कहीं रगड़ा नहीं जाता, कपड़े को कहीं छनका नहीं जाता, वो रोल्स के थ्रू जाता है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको सिंपल उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, पतीले में रखना है, निकाल के सिर्फ डाल देना है, ताकि आप उस कंडीशंस को उतनी अच्छी तरह पकड़ पाएँ जो आपके प्रोसेसर ने करनी है। अगर आपका कोई प्रोसेसर कहें कि जिगर डाइंग करता है, तब आप उसको टंबल ड्राई में डाल सकते हो कि मेरा जो कपड़े वाला है आगे जिगर ड्राई करेगा, तो टंबल ड्राई करके आप कपड़े को हिलाते हो वैसे जैसे जिगर में चलता है, तो उसके लिए वैसा मेथड है। बट जनरली जिगर डाइंग वगैरह आजकल तो ख़त्म होती जा रही है, तो इसीलिए मैंने ये बताया कि आप ये बॉयल ऑफ मेथड कीजिए। तो ये जो बॉयल ऑफ मेथड है वो आपको क्या बताता है, पहला कि आपका कपड़ा का जो फैब्रिक वेट है वो कितने तक जा सकता है मैक्सिमम, उसके ऊपर क्या है, प्रोसेसर डिपेंड करेगा कि प्रोसेसर ने कितना लेना है, बट आपका मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। उसके बाद आपके कपड़े की मिनिमम विड्थ, जो मैंने बताया पोटेंशियल विड्थ कितनी आ सकती है, और जो आपके कपड़े का स्ट्रेच है वो कितना आ सकता है। अगर आपने कोई कपड़ा 100 सेंटीमीटर का लिया, उसको बॉयल किया, 80 आ गया, तो उसका स्ट्रेच कितना आएगा, 20, क्योंकि 80 कर लिया आपने, पहले 100 था, आप खींचोगे तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 20 जा सकता है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जो आपके रियल लाइफ में यूज हो सकता है। आप कोई ट्रायल करना चाहते हैं, आप नंबर ऑफ पिक्स बढ़ा के करना चाहते हैं, आप नंबर ऑफ एंड्स कम करके करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा मेथड है जो आप कहना चाहिए कि आप अपनी फैक्ट्री में एक पतीले में कर सकते हैं, नथिंग रिक्वायर्ड। तो हर कपड़े का आप बॉयल ऑफ चेक करिए, तो इससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा, जब दूसरी बार सप्लायर का कपड़ा या धागा आता है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि मेरा पोटेंशियल है, कितना वेरिएशन है। हाँ ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का आ सकता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का आ गया। तो आपको कपड़ा बनाने से पहले, सप्लायर से कंप्लेंट आने से, आपके कस्टमर से कंप्लेंट आने से पहले, तो आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जब आपने वेफ्ट यार्न यूज़ करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, डू नॉट मिक्स मटेरियल ऑफ 2 डिफरेंट एजेस। एजेस का मतलब कि 2 डिफरेंट लाइफ्स का। कोई धागा आपके पास एक ही सप्लायर का 1 महीने पुराना पड़ा है और कोई धागा 2 महीने पुराना पड़ा है, तो उसको एक ही लूम पे कभी ये गोला, कभी वो गोला, कभी ये मत लगाएं। जैसे कि मैंने बताया, ये अप्लाई करता है रूल नंबर 1, दैट इज टाइम। तो ये एजिस का आपको खास ध्यान रखना है, एजिस या लाइफ। तो कोई भी धागा हो उसको उसी लॉट में यूज करें या एक ही लूम पे चलाएं, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग एज का धागा है, आपने अलग अलग लूम पे, एक ही लूम पे डाल दिया, तो आपको हर 5 मीटर बाद, हर 7 मीटर बाद उस तरह की जो है आपको प्रॉब्लम आएगी। कभी पना कम हो गया, कभी पना ज़्यादा हो गया। उससे अगला है, अगर नेक्स्ट रूल है कि आपको जब भी धागा यूज करना है, आप अपने लूम शेड में कम से कम नहीं तो 24 घंटे उस धागे को रखें। इससे आपकी लूम एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसा मैंने बताया कि इसमें टाइम और टेम्परेचर दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, तो जैसा कि आपके खाते का एटमॉस्फेयर है, आप अपने धागे को वही एटमॉस्फेयर देंगे तो वो उसी कंडीशन में ढल जाएगा, तो इट विल परफॉर्म बेटर। आपकी लूम एफिशिएंसी पे ब्रेकेजेस लेवल जो है
वो कम होगा। क्योंकि स्पेंडेक्स को आप देखें, कभी नोटिस में करके देखिए, आपके पास CSY यान होगा या कोई यान होगा, एक धागा ले जाइए, पूरी गर्मी में जाके देखिए, उसका स्ट्रेच कुछ और दिखेगा। उसको एकदम से ह्यूमिड में ले जाइए, उसको चेक करिए, उसका स्ट्रेच कुछ और दिखेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस धागे को कम से कम 24 घंटे अपने शेड में रखिए, चाहे ढक के रख लीजिए, ताकि वो टेम्परेचर उसी कंडीशन में ले सके, ताकि आपकी लूम एफिशिएंसीज बढ़ेंगी। दूसरा है कि आप कोई भी 2 अलग अलग किस्म के CSY लॉट्स को ना यूज़ करें। जैसे दूसरी मिल का है, या एक ही मिल के 2 लॉट हैं, पहले एक लॉट खत्म करें, फिर दूसरा लॉट स्टार्ट करें। ये थोड़ी सी मैनेजमेंट है जो ये चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगी। क्योंकि जो स्पिनर होता है वो भी जो लॉट चेंज करता है, उसकी मशीन अलग होती है या कुछ होता है, तो उसके लिए भी जो टेंशन का एक मैंने पैरामीटर बताया था, वो चेंज हो जाता है, मशीन टू मशीन टेंशन। तो इसलिए कभी भी 2 लॉट मिक्स नहीं करें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कम से कम 2 फीडर जरूर यूज़ करें। हमारे कुछ जो अच्छे फैब्रिक प्रोड्यूसर हैं, वो 4 फीडर भी यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि आपने भी देखा होगा कि आप लूम चलाते हैं, एक लूम अलग तरह बिहेव करती है, दूसरी लूम अलग तरह बिहेव करती है, या इस लूम पे हमेशा ही ब्रेकेज रहता है, ये लूम पे थोड़ा सा पना कम आता है, ये लूम पे ज़्यादा आता है। आप चाहे जितनी मर्जी सेटिंग कर लो, उसको बोलते हैं इनहेरेंट। जो पैदाइशी, हर आदमी की नेचर अलग होती है, उसी तरह हर मशीन की नेचर अलग होती है। चाहे हम टेक्नोलॉजी वाइज कैसा मर्जी कर लीजिए, इट विल नेवर बी सेम। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए आप जो इनहेरेंट वेरिएशंस हैं, उनको कम करने के लिए कम से कम 2 फीडर यूज़ करिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शायद मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे कौन लोग बैठे हैं, किस सेगमेंट से आए हैं। आप जो इतनी नई लूम आ रही हैं, आप कुछ जो धागे हैं वो ऐसे होते हैं जैसे पॉलीलाइक्रा है, पता नहीं मेरे को कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया या नहीं किया है, उसमें 3 इंच 4 इंच का फर्क भी आ जाता है। तो वो हाई स्ट्रेचेबल यार्न्स है, जितनी स्ट्रेच ज़्यादा होगी उतने आपको विड्थ वेरिएशन की प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 4 फीडर तक जाएं। आप 4 फीडर लगाएंगे तो उसमें आप कपड़े की क्वालिटी देखिए, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपके सदा के लिए आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर देगी। आप नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें इस तरह की चीज़ें लेके आए। उसके बाद अगर आप 2 गोले यूज़ करते हैं तो कभी भी दोनों गोले एक साथ नहीं लगाएं, दोनों बड़े, एक गोला बड़ा एक गोला छोटा। जैसा कि मैंने बताया, मेरा जो तीसरा पॉइंट था टेंशन। जब एक गोला छोटा होता है और एक गोला बड़ा होता है, उन दोनों की अनवाइंडिंग टेंशन अलग होती है। नीचे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ऊपर कम होती है। तो अगर आप दोनों गोले एक साथ बड़े लगा देंगे, दोनों में टेंशन कम रहेगी। जब आप दोनों गोलों को छोटा कर देंगे, दोनों में टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ 4T। 4T का भाग है टेंशन। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लूम पे जो 2 गोले लगाने हैं, तो एक गोला छोटा एक बड़ा लगाएं। एक बार लगा दिया तो हमेशा वो वैसा ही चलेगा, छोटा खत्म हो जाएगा, पहले बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा, ऐसा चलता रहेगा। तो आपने एक चीज, छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। उसके अलावा जब हम वीविंग करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको रीड की कंडीशन बहुत ध्यान से देख के चलनी है, स्पेशली जब आप ACY यान वगैरह चलाते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो यान है वो पूरी तरह कवर नहीं होता, तो रीड से जो है आपका कटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे आपको बाद में फिलामेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो कंडीशन ऑफ रीड जो है वो ACY यान के लिए जहाँ वेफ्ट में यूज़ करते हैं उसका ध्यान रखना है। उसके अलावा जब आप कोई भी एयर जेट नोजल्स हैं उनके प्रेशर के ऊपर बहुत खास ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स आपको ये तो चाहिए कि आपके H1 H2 ब्रेक ना आए, बट जनरली लोग क्या करते हैं कि H2 ब्रेक लेना पसंद करते हैं, H1 नहीं, कि वो बोल देते हैं कि धागे का है, आपका यान वीक है, H2 ब्रेक आ रहा है। बट उसके कई सारे नुकसान हैं, आप लंबे समय में उसको यूज़ करेंगे। कभी आपने देखा होगा कि आपका जो राइट साइड का पना है, जहाँ पे धागा रिसीव होता है, तो वहाँ पे एक शेड अलग आता है, थोड़ा सा वो लाइट शेड होगा। जो इस तरफ का जहाँ से आप धागा एंटर करते हैं वो थोड़ा सा डार्क होगा। ये जनरली प्रॉब्लम डेनिम्स में या यान डाइड प्रोडक्ट्स में आती है। तो उसके लिए आपको जो रिले नोजल्स का प्रेशर है वो मिनिमम से मिनिमम रख के चलना है।
तो बैलेंस बना के चलना है। H1 H2 ब्रेक्स में जो लगभग 50-50% रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा 10-2 करते हैं कि मेरा H2 ब्रेक ज़्यादा आए। तो प्रेशर जो है उतना रखना है। उसके अलावा फैब्रिक टेकअप मोशन है, इसमें कोई जर्किंग नहीं होना चाहिए। अगेन ये जो आप बोलेंगे कि टेंशन जो है वार्प की टेंशन को गवर्न करता है। अगर वार्प की टेंशन कम है तो वेफ्ट है वो उसको स्ट्रेच ज़्यादा कर लेगा। जहाँ पे आपकी टेंशन ज़्यादा है वहाँ पे वेफ्ट को जगह नहीं मिलेगी कि वो उसको खींच पाए या स्ट्रेच कर पाए। तो टेकअप मोशन जो है लोग इग्नोर कर देते हैं, वो भी जो है स्ट्रेच कपड़े में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके अलावा जब आप कोई नया कपड़ा बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका वार्प जो है वो वेफ्ट से कोर्स नहीं होना चाहिए, फाइन रखना है हमेशा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके प्रोसेसर के पास जाके कपड़ा जो है घूम जाएगा। आपको कई लोगों को दिक्कत आती हुई कि उसके एच जो है वो ऐसे घूम जाते हैं, कर्ली हो जाते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना है कि आपका जो वार्प है वो हमेशा कोर्स होना चाहिए वेफ्ट से। इसके अलावा अगर आपने बनाना ही है, कोई जिद पड़ा है, आपके कस्टमर होते हैं नहीं सर हमें ये डेवलप करके दो, तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो सेल्वेज है, सेल्वेज में पहली बात तो ये है कि आप सेल्वेज कम से कम 3 सेंटीमीटर का रखें। ये आपको फ़ायदा करेगा आपकी विड्थ वेरिएशन में भी, आपके कपड़े की स्टेबिलिटी में भी। कम से कम 3 सेंटीमीटर का रखें। उसके बाद कोशिश करें कि आप वार्प में डबल यान यूज़ करें। जब आप डबल यान यूज़ करते हैं तो डबल यान में स्नार्लिंग कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल यान। तो स्ट्रेच कपड़े ने क्या है अपना श्रिंक भी करना है, ऊपर से अगर धागे की स्नार्लिंग मिल जाएगी तो आपका जो कपड़ा वो घूम जाएगा। तो कोशिश करें कि आप डबल यान यूज़ करें, कोर्स यान यूज़ करें जो बेस फैब्रिक है उससे। और उसके अलावा आप जो स्ट्रेच कपड़े का सेल्वेज है मिनिमम 3 सेंटीमीटर तक रखें। डबल यान ओनली इन सेल्वेज? सेल्वेज, हाँ, नॉट फॉर फैब्रिक, ओनली फॉर सेल्वेज। या उसके बाद जब हमारा ग्रे कपड़ा बन जाता है तो हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि आप कोई भी ग्रे कपड़ा लेयर फॉर्म में मत रखें। कई लोग इंस्पेक्शन करते हैं, कहते हैं जी हमारे पास इंस्पेक्शन टेबल ऐसा नहीं है, हम आगे से तो रोल बन के आता है, पीछे लेयर लग जाती है। इससे हमारा कौन सा टी यूज होता है, कोई बताना चाहेगा? टेंशन, राइट सर। तो वो जो टी है यहाँ पे भी एक टेंशन जो टी है वो काम करता है। अगर आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी हमेशा जो है टेंशन ज़्यादा रहेगी और ये जो पार्ट है आपकी टेंशन हमेशा कम रहेगी। अगर आपने खुला कपड़ा छोड़ा हुआ है तो क्या होगा, जहाँ पे टेंशन ज़्यादा है वो वहाँ पे कपड़ा आपका श्रिंक नहीं करेगा, जहाँ पे आपकी टेंशन कम है वहाँ पे कपड़ा श्रिंक कर जाएगा। तो उससे क्या होगा बेसिकली कि आपको विड्थ वेरिएशन मिलेगी। जब आपका प्रोसेसर आगे जाके चलाएगा तो विड्थ वेरिएशन मिलेगी। तो कोशिश करें कि जो आपके जितनी भी इंस्पेक्शन मशीन हैं वो रोल टू रोल लगाएं, अपनी फैक्ट्रीज में रोल टू रोल इंस्पेक्शन मशीन लगाएं। कि अगर आपने लेयर फॉर्म में कपड़ा छोड़ा है, जब तक कपड़ा हीट सेट नहीं हो जाता, हीट सेटिंग के बाद कोई चिंता की बात नहीं है, वो आप लेकिन वो आपका प्रोसेसर करेगा। तो जब तक कपड़ा हीट सेट नहीं है, वो कच्चा है, स्पैंडेक्स की प्रॉपर्टी डे टू डे, डे बाय डे चेंज होती रहेगी। तो उसके लिए आप कभी भी कपड़ा लेयर फॉर्म में, खुली लेयर फॉर्म में ना छोड़ें। उसके बाद क्या है कि जैसे आपने रोल भी बना लिया तो रोल को भी कभी खुला नहीं छोड़ना। जो आपने देखा होगा कि जो आपका रोल का पन्ना होता है, जो साइड वाला एज होता है, वो पड़े सुकड़ जाता है। कोई 2 सेंटीमीटर, कोई 5 सेंटीमीटर। वो क्यों सुकड़ जाता है? कि वो जो है टेंशन में नहीं है। तो शुरू के 3-4 मीटर आपके ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। या आपका प्रोसेसर उसको सिलाई करेगा, एक कपड़े की जो नीचे वाले है उसकी विड्थ ज़्यादा होगी, ऊपर वाले की कम होगी, तो वो बोलेगा कि मेरा 5 मीटर 10 मीटर कपड़ा ख़राब हो गया। आपके कपड़े में क्रीज आ रही है, आपके कपड़े में 5 सेंटीमीटर की फ़र्क है, 10 सेंटीमीटर का फ़र्क है, इवन 15 सेंटीमीटर तक का भी कपड़ा जो है अगर हाई स्ट्रेच कपड़ा है तो वो श्रिंक कर जाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि आप जैसे ही कपड़ा ख़त्म होता है तो एच पे टेप लगा दीजिए। हर कपड़े को, हर रोल को टेप के साथ आप रखें। आप चाहे हॉरिजेंटल टेप लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा केयर करनी है, या आप वर्टिकल टेप लगा दीजिए, लेकिन हर कपड़े को, हर रोल को आप टेप के साथ पैक करके रखें। उसके अलावा
मैंने कई मिलें देखी हैं जिनमें क्या है, कपड़ा बाहर पड़ा रहता है, तो जो यूवी लाइट है, स्पैंडेक्स यूवी लाइट के साथ, एक्सपोजर के साथ उसकी प्रॉपर्टी छूटती है। तो अगर आपका कपड़ा कोई 4 दिन 5 दिन धूप में पड़ा रह गया, या आपका कोई स्टोर है जिसमें शीशा लगा है, बाहर से सीधी सनलाइट आती है, तो वो चीज़ें जो है वो आपके कपड़े को ख़राब करती हैं, जो आपको पता नहीं चलेगा। वो आपका बायर बताएगा या तो आगे गारमेंटर बताएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके कपड़े में डायरेक्ट सनलाइट में ना रहे, यूवी में ना रहे, ठीक है। और दूसरा है कि आप ग्रे कपड़ा ज़्यादा देर स्टोर मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आप जो दूसरा फाइबर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोई पॉलिस्टर कर रहा है, कोई कॉटन कर रहा है, उसमें किस तरह की स्पिन फिनिश ऑयल लगी हुई है। अगर उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हुए या कोई ऐसा केमिकल हुआ, वो धीरे धीरे आपके कपड़े को खा सकता है, आपके स्पैंडेक्स को धीरे धीरे उसकी पावर को ख़त्म कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें आप फीफो सिस्टम को लगाएं। अब आगे बढ़ेंगे हम कि फिनिश्ड विड्थ, जो हम फिनिश्ड विड्थ सेटिंग करनी है वो कैसे करनी है। अगर आप किसी प्रोसेसर के पास जाते हैं या आप खुद का प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो मेरे कपड़े की फिनिश्ड विड्थ क्या होनी चाहिए जो आपको सबसे बढ़िया स्ट्रेच और सबसे बढ़िया ग्रोथ दे। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक रीड विड्थ है जो ज़्यादा होती है, आपने देखा है। उसके बाद जैसे ही आप कपड़ा लूम से उतारते हैं तो ग्रे विड्थ थोड़ा पना और कम हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, जैसा पहले बताया, बॉयल ऑफ करनी है, हर कपड़े की आपने बॉयल ऑफ करनी है। अगर कोई कपड़ा मैंने 100 सेंटीमीटर का रीड से लिया और उसको मैंने बॉयल ऑफ किया, वो 80 सेंटीमीटर का रह गया, तो वो 80 सेंटीमीटर डिसाइड करेंगे कि मेरे कपड़े की फिनिश विड्थ क्या होनी चाहिए। जब हमने कपड़े को फिनिश करना है या हीट सेट करना है, तो जो बॉयल ऑफ विड्थ हमें मिली थी 80 सेंटीमीटर मिली थी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपने 10% या 15% कपड़े को खींच के ही आपने हीट सेट करना है। अगर आप इससे ज़्यादा खींचेंगे कपड़े को तो आपको कपड़े में ज़्यादा श्रिंकेज मिलेगी। आपका गारमेंटर बोलेगा कि आपका मेरा कपड़ा बनाने के बाद ज़्यादा सिकुड़ रहा है, इसका साइज चेंज हो रहा है। अगर आप उसको कम करेंगे तो उसमें क्या है, ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आपको अच्छे कपड़ा बनाना है, अच्छा स्ट्रेच कपड़ा बनाना है, तो ये ध्यान रखिए आपकी जो बॉयल ऑफ विड्थ आ रही है, आपका फिनिश्ड विड्थ जो है उसके 10 से 15% के बीच में रहनी चाहिए। अगर आपकी वो 10 से 15 सेंटीमीटर विड्थ नहीं आ रही है, तो आपको कपड़े को ज़बरदस्ती खींच के या हाई टेम्परेचर करके उस कपड़े को एडजस्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं स्पैंडेक्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ खेल रहे होंगे। उसको या तो टेम्परेचर से करेंगे या टेंशन से करेंगे या टेम्परेचर की बजाय टाइम पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगेन 4 T's हैं जो आपके स्पैंडेक्स को ख़राब करेंगी। तो उसके लिए आप बेटर है कि आप EPI को छेड़िए, PPI को छेड़िए, कपड़े को रीडिज़ाइन करिए ताकि आपको ये चीज़ें मिल सकें। उसके बाद जब आप कपड़े को प्रोसेस करना है फिनिशिंग से पहले, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कपड़े को कभी भी शॉक नहीं देना। ये स्पैंडेक्स ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर का शॉक नहीं ले सकती। आप अपने प्रोसेसर को भी समझाइए या आप प्रोसेसिंग करते तो आप भी देखिए कि कपड़े को जैसे हमने प्रोसेसिंग करनी है, तो सबसे पहले क्या है, कुछ लोग सीधा 70 डिग्री में उसको पैड करा देते हैं ताकि मेरा प्रोसेस शॉर्ट हो जाए, एकदम श्रिंक कर जाए। बट दैट इज़ नॉट गुड। वो एक तो आपका स्पैंडेक्स की स्ट्रेच और ग्रोथ पे इफेक्ट डालेगा, उसके अलावा आपको जो है विड्थ वेरिएशन भी ज़्यादा मिलेगा। आप ट्राई कीजिए, आप 3 बात लीजिए, कपड़े को पहले 50 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 70 डिग्री, कपड़े को धीरे धीरे श्रिंक करवाइए, तो आपका कपड़ा ज़्यादा यूनिफॉर्म बनेगा, आपके कपड़े को बेटर ग्रोथ, बेटर रिकवरी मिलेगी। अगर आप शॉक ट्रीटमेंट दोगे तो कपड़े के लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा जो फिनिशिंग कंडीशंस की बात करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा यहाँ पे। जो भी स्पैंडेक्स होता है वो जो नॉर्मल मर्सराइजिंग कंडीशंस होती हैं, अल्कलाइन कंडीशंस होती हैं, उनको आसानी से 95 डिग्री तक विथस्टैंड कर सकता है। आपको कोई ऐसा इशू नहीं आ जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा जाएंगे
110 डिग्री 120 डिग्री, तो अगेन वो जो कहते हैं कि 2T हमारा काम करेगा लाइक टेम्परेचर। उसके बाद थोड़ा सा हमें जो केमिकल्स है ब्लीचिंग पाउडर वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इसको ब्लीच करते हैं तो स्पेंडेक्स से, हालांकि हम एंटी क्लोरीन हमारा स्पेंडेक्स होता है, बट हम वो उस तरह का क्लोरीन होता है कि जैसे आप स्विमवेयर में यूज़ करते हो माइल्ड क्लोरीन। अगर आप डायरेक्ट क्लोरीन ब्लीच वगैरह करोगे तो कपड़े में स्पेंडेक्स जो है ख़त्म हो जाता है, तो यू हैव टू अवॉइड दैट। उसके अलावा जो आता है कि अनसैचुरेटेड ऑयल्स हैं, आपके कपड़े पे कहीं ग्रीस लगी है, कई बार देखा होगा कि आपका प्रोसेसर कंप्लेंट कर रहा है कि इतने से पैच पड़ गया जिसमें लाइक्रा ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उस कपड़े पे ग्रीस लगी होगी। हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। आपका प्रोसेसर कपड़े को प्रॉपरली सिंज या साइज नहीं कर रहा, कवर नहीं कर रहा, तो आपके जो ऑयल्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, कोई ग्रीस है, तो वो नहीं निकलेंगे, तो आपको कपड़े में बीच बीच में कहीं कहीं पैची, क्योंकि जो फैटी एसिड्स हैं या ग्रीस वगैरह है वो स्पेंडेक्स को बिल्कुल ही गायब कर देती है, ख़त्म ही कर देती है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। ये सर हमारी तरफ से था, थैंक यू। अब आपके क्वेश्चन कुछ हैं तो चाहेंगे कि हम ट्राई कर सकें। सर इवन वन बैच जब वो जिगर्स कवरिंग करते हैं तो एक ही पीस के अंदर अलग अलग विड्थ आती है। जिगर्स कवरिंग करते हैं? हाँ जी सर, किस टेम्परेचर पे करते हैं, कैसे करते हैं? 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। आप क्या पहले उसको स्लो पे करके देख सकते हैं, लाइक फर्स्ट गिव ए सिंगल साइकिल लाइक 50 डिग्री, उसके बाद 60 करें, फिर 70 करें, आप ऐसा करके देख सकते हैं? इसमें एक प्रॉब्लम आती है जी सर, क्योंकि मर्सराइज के बाद में स्काउरिंग में जब जाता है तो स्काउरिंग मर्सराइज का कॉस्टिक स्लिपरी होने की वजह से हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, अदरवाइज कपड़ा स्लिप होने के चांस बढ़ते हैं। बट रीजन फॉर विड्थ वेरिएशन इज सेम पीस, वन पीस। मैं बिल्कुल समझ गया सर, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि वो कुछ इनहेरेंट, ये कौन सा कपड़ा है सर बेसिकली? पॉलीलाइक्रा। पॉलीलाइक्रा, मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉलीलाइक्रा इज ए हाई स्ट्रेच फैब्रिक, जिसमें जितना आप स्ट्रेच लोगे, क्योंकि जैसे जैसे हाई स्ट्रेच कपड़े होते हैं उनकी क्या कहेंगे हैबिट होती है कि वो एकदम नेचर होती है कि एकदम से वो श्रिंक कर देगा। जब आपका एकदम से सडन श्रिंक आता है तो उस केस में क्या होता है कि आपका कपड़ा किस स्टेट में पड़ा है, किस स्टेज में आया, आपके धागे में कौन कौन से टेंशन्स थे, वो हमेशा वो आपके कपड़े में ऐड करेंगे इस चीज़ को लेके कि आपकी वेरिएशन बढ़ेगी। आप एक चीज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने सप्लायर को बोल सकते हैं क्या आपको वो अनकंडीशन यार्न दे सकता है। अनकंडीशन? बिल्कुल अनकंडीशन लीजिए। उस केस में आपको एक डिसएडवांटेज होगा कि आपके कपड़े में आपको श्रिंकेज ज़्यादा मिलेगी, आपका पना कम आएगा। तो हो सकता है आपको ये कपड़ा थोड़ा सा रीडिज़ाइन अलग से करना पड़े, मे बी आपको PPI बढ़ा के, आपको जैमिंग कंडीशन लेके। बट आप एक बार ये ट्राई करके देखिए, क्योंकि मैंने कई सारे कॉर्डराई के कपड़े बनाए हैं। कॉर्डराई में भी क्या होता है कि जैसे सडनली हम उसको कपड़े को काटते हैं, लूप्स को काटते हैं, तो एकदम से सडन श्रिंक आता है। तो मैंने भी अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के साथ ये सीखा कि अगर मैं उस कपड़े को बिल्कुल 100% अनकंडीशन यार्न देता हूँ तो उसमें परफेक्ट आता है। क्योंकि जो कंडीशनिंग भी हम यूज़ करते हैं उस केस में क्या होता है, दैट इज़ आल्सो ऐड वेरिएशन। क्योंकि जब मैं कंडीशनिंग करता हूँ तो कोन के नीचे कंडीशनिंग अलग होती है, कोन के ऊपर कंडीशनिंग अलग होती है, तो वो एक बैलेंस बना के आपको देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं अनकंडीशन के साथ, और यू ट्राई विद अ डिफरेंट EPI बढ़ा के थोड़ा सा उसको अर्ली जैमिंग ला के, तो ये ट्राई कर सकते हैं बेसिकली। इसमें हिट सेट करने के बाद में भी जो कपड़ा एक बार श्रिंक हो गया, सर माइक शायद हिट सेट करने के बाद में भी कपड़ा एक बार जो श्रिंक हो गया वो वापस इलोंगेट नहीं होता है। सर दोबारा बोलिए। जस्ट स्काउरिंग होने के बाद जब हिट सेट करते हैं, जी सर, उसके बाद उसको जो रिक्वायरमेंट अपनी विड्थ है वहाँ पे सेट करते हैं, उसके बावजूद फिर पानी में जाने के बाद उसकी पोजीशन वहीं पे पहुँच जाती है, वापस श्रिंक हो जाता है। वापस श्रिंक हो जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कपड़ा हीट सेट था वो ज़्यादा टेम्परेचर मांग रहा है, आपकी हीट सेटिंग प्रॉपर नहीं है। जो है उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकते, 180 190 के ऊपर जा ही नहीं सकते। सर टाइम बढ़ा के देखिए। दैट्स आल्सो डन, वो भी करके देखा है।
बेसिकली तो आपको फिर क्या, पहले आप इसको करने के बजाय पहले आप ये चेक करिए कि आपको हीट सेट एफिशिएंसी कपड़े की चेक करनी पड़ेगी, रादर देन आप वहाँ पे जाने के लिए कि हीट सेट एफिशिएंसी में क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आपका ग्रे बॉयल ऑफ कपड़ा है, ठीक है जी, तो उसका बॉयल ऑफ देखिए आपने, फिर जो हीट सेट है, हीट सेट कपड़े को भी आप बॉयल ऑफ करके देखिए क्या वो कपड़ा वापस श्रिंक कर रहा है। अगर वो कपड़ा वापस श्रिंक करता है तो आपको तब तक अपना टेम्परेचर और टाइम को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस लेवल पर तक नहीं पहुंच सकते। एक लिमिट से ज़्यादा हीट सेट करने पे कपड़ा फिक्स हो जाता है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो जाती है। सर आप इसके लिए फिर आप जो कर सकते हैं कि आपको बेसिकली अगेन मैं यही बोलूँगा कि आप एंड्स पर इंच बढ़ाइए इस कपड़े में, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो है कपड़े को जामिंग कंडीशन में लगाना पड़ेगा। बेसिकली ये जो स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच मैंने एक फार्मूला दिखाया था आपको, एक मिनट मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, हमने डिस्कस नहीं किया उसके बारे में। शीट फाइबर की श्रिंकेज होती है, एक तो होती है कि स्पेंडेक्स की श्रिंकेज, एक शीट फाइबर होता है। जो पॉलिस्टर की श्रिंकेज है ये रोल प्ले कर रही है, ना कि आपको जो स्पेंडेक्स की श्रिंकेज रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आप 180 डिग्री 185 डिग्री पे अगर आप कपड़े को हीट सेट कर रहे हैं तो स्पेंडेक्स शुड बी हीट सेट प्रॉपर्ली। तो ये जो आपका कपड़ा श्रिंक होता है वो शीट फाइबर की वजह से श्रिंक होता है। जो पॉलीफाइबर जो है वो दैट प्लेज ए रोल। तो आपको उसको अपनी जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि आपको जो एंड्स डिसाइड करने हैं वो शीट फाइबर की श्रिंकेज लेके करने हैं। तो एक बार आप 100% ग्रे कपड़ा बनाइए, पॉलिस्टर बना के उसकी श्रिंकेज चेक करिए कि आपकी कितनी श्रिंकेज आती है। तो वो श्रिंकेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको उतने % आपको एंड्स बढ़ाने पड़ेंगे। थैंक यू। हम लोग इचलकरंजी में ग्रे सप्लायर ज़्यादा है, जैसे जो भी फैब्रिक रिक्वायरमेंट आती है, भाई इतना 74 RS लगा दीजिए, वार्क में ये धागा लगाना, वेब में ये धागा लगाना, और उस तरह से पूरा ढंग से प्रोसेस करने के बाद, ढंग से वीविंग करके देने के बाद, जब भी आपने बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें बताए हैं, उसमें पैरामीटर यार्न रिलेटेड हो सकते हैं, वीविंग रिलेटेड तो बहुत कम है, और सेकेंडली प्रोसेस रिलेटेड हो सकते हैं, पर इन सब का बाद में कोई भी खामियाजा आता है तो अल्टीमेटली सप्लाई एंड पे आता है, जो कि हम लोग हैं। अब हमने तो काफ़ी बार इसमें देख लिया कि सेम प्रोसेस अलाउ करने के बाद भी कई बार ऐसे पंगे आते हैं कि जो सलट भी नहीं सकते। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है कि भाई हम लोग यार्न टेस्टिंग किस हिसाब से करें इसकी, जो हम लोग, आपने सारी बातें वीविंग की बता दी, जो इसका जो बेसिक मटेरियल है इसकी टेस्टिंग कैसे करी जाए, स्पेशली स्ट्रेच रिलेटेड टेस्टिंग के लिए हम लोगों के पास कोई साधन ऐसा हो जो हम लोगों को क्लैरिटी दे सके कि भाई जो यार्न जो हमको सप्लाई हुआ है वो बेस्ट क्वालिटी का है। सर मैंने आपको अभी बताया बॉयल ऑफ मेथड, ठीक सर, ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप कोई भी स्ट्रेच यार्न को टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी रेगुलर क्वालिटी होगी जो हर बार चलती है, साल में 365 दिन चलती है। आप किसी भी सप्लायर से धागा लेते हैं, ठीक है, आपने ऊस्टर, IPI, RKM ये सारी चीज़ें देख ली, अब आपको डाउट है कि ये मेरे कपड़े में कैसा स्ट्रेच देगा, तो आप उस क्वालिटी को लीजिए, उसी धागे को लीजिए, हर बार उसी क्वालिटी में चलाइए, उसको चलाने के बाद बॉयल ऑफ विड्थ चेक कर लीजिए। अगर आपकी बॉयल ऑफ विड्थ सेम आती है तो मैं गारंटी देता हूँ 99% आपका जो धागा है, जो स्ट्रेच यार्न है, वो वैसा ही बिहेव करेगा, उस कपड़े में वैसा ही बिहेव करेगा। ऐसे स्ट्रेच के लिए कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो आप चेक कर पाओ। आपको यही है, आप अपना थोड़ा सा 1 मीटर 5 मीटर कपड़ा बनाइए, 5 मीटर बना लीजिए, उसमें से 1 मीटर कपड़ा काटिए, जो भी आपके पास यार्न का लॉट आया है उसको बना के अपने पुराने रेफरेंस के साथ चेक करते रहिए। तो एक यही मेथड है जो आपको बता सकता है। अगर आपका पना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया एकदम से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेरा बायर के पास जाएगा धागा या कपड़ा, उसको पना कम मिलेगा। अगर आपका पना ज़्यादा हो गया तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा हो गया। अदरवाइज आपको ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो आपको बता सके। हाँ, आप ये जरूर जान सकते हैं उससे, जैसे मैंने बताया कि स्पेंडेक्स की टाइप कौन सी है, स्पेंडेक्स की परसेंटेज कौन सी है, स्पेंडेक्स का डेनियर कौन सा लगा है,
तो ये चीज़ें आप जान सकते हैं, और आपके सप्लायर ने किस टेम्परेचर पे उसको कंडीशन किया है, ये चीज़ें तो आपको पता चल सकती हैं। बट आपको अगर स्ट्रेच जाना है तो आपको बॉयल ऑफ करके ही जाना पड़ेगा। सर आपने बताया कि बॉयल ऑफ विड्थ आपको जाननी है। जी सर। अगर एक ही सप्लायर है और एक ही मतलब जो स्पेंडेक्स का वो डेनियर ले रहा है, हाँ जी सर, तो भी उसकी बॉयल ऑफ विड्थ में वेरिएशन आने का क्या कारण हो सकता है? सर उसके कारण हो सकता है कि पहली बात तो होगी कि उसके पास अलग अलग एजिंग का मटेरियल पड़ा है, ठीक है, उसने अलग अलग तरह का कंडीशन किया है। कई जगह पे दो अलग अलग मिलें होती हैं, वहाँ पे मटेरियल बन रहा होता है, यहाँ पे मटेरियल बन रहा होता है, वो अलग प्रोसेस पैरामीटर पे है, ये अलग प्रोसेस पैरामीटर पे है। तो वो तो आपको आपका सप्लायर ही बता सकता है। अगर आप उसको पहले ही बताएंगे धागा चलाने से पहले, जब आप कपड़ा बन गया, प्रोसेसर हो गया, तो फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आप जैसे आपके पास लॉट आया, आपने एक टेस्टिंग मेथड बना लिया कि जी आप बताएंगे ना कि ये बॉयल ऑफ आ रहा है, तो वो अपने आप अपने जाके वहाँ पे चेक करेगा, उसको पता होगा मैंने क्या किया है। मैं नहीं बता सकता कि उसने क्या किया है, पर उसको डेफिनेटली पता होगा कि जो मैंने लास्ट लॉट दिया था और ये लॉट दिया है, मैंने क्या किया है या मेरा क्या चेंज है। वो सब लोग एक्सेप्ट कुछ करते नहीं है क्योंकि उनकी कोई भी टेस्टिंग पैरामीटर या कोई टेस्टिंग सिस्टम्स यहाँ की अवेलेबल नहीं होने की वजह से धागे वाला अपना हाथ खड़ा कर देता है। सर आप बॉयल ऑफ करके देंगे तो नेचुरली धीरे धीरे हम सब लोग एक साथ बढ़ेंगे, तो सर वो भी समझेंगे, आप लोग भी समझोगे, हम भी समझेंगे। अगर ऐसे पैरामीटर कुछ नहीं है, आप इलोंगेशन से नहीं पकड़ सकते, आप क्या बोलते हैं स्ट्रेच परसेंटेज से नहीं पकड़ सकते, डेनियर से नहीं पकड़ सकते, बट उसके पैरामीटर भी हमारे लिए जाना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। सर एक चीज़ था, टेस्टिंग ऑफ फैब्रिक, लाइक्राज का जो भी कपड़ा रहता है जी सर, उसके टेस्टिंग के लिए आप इचलकर जी लोगों के जो लोग हैं उसको कुछ, जैसे हमको कोई कंप्लेंट आता है, हम वो कपड़ा आपको भेजें जी सर, तो उसका टेस्टिंग करके ये यान का प्रॉब्लम है, प्रोसेस का है, किसका है, तो ये कुछ ऐसा फाइंड आउट होने का आप हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आप हमारी सर मार्केटिंग टीम से डिस्कस कर लीजिए, जब भी आपको चाहिए हो, हमारी लैब है, आप उसमें सैंपल भेज दीजिए, आपको 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसी पर जो कोई भी डिफेक्टिव फैब्रिक आता है स्ट्रेच से रिलेटेड, आप हमें भेज सकते हैं, हम उसको आपको 1 या 2 वीक में टेस्ट करके दे सकते हैं। एक वीक तो सर एक तो पार्ट में लग जाएगा, 1 वीक में हो जाएगा सर, 2 वीक ज़्यादा बोल दिया कोई बात, मैंने टेस्ट करना है। अगर आप डीकेटी में आपका कुछ टेस्टिंग का उनको टीम बिठा के उनको ट्रेनिंग अगर दे दो और उनके साथ आप एफिलिएशन कर लो, तो यहाँ से आदमी को हर टाइम आपका पहुँचने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है तो आप डीकेटी में पूरा टेस्टिंग इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल, आपका एक टीम भेजो, आप यहाँ पे ट्रेनिंग दो, बिकॉज यू आर इन विजिया। इसका ऑटोमेटिक प्रमोशन भी हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग आपका एफिलिएशन हो जाएगा और वो चीज़ सब लोगों को बेनिफिशियल होगी। इच्छाकरण से हर आदमी आपको फॉलो अप करे, इससे अच्छा है अगर डीकेटी के साथ कुछ टाइप होता है तो सर हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनली, डेफिनेटली विल लेट यू नो सेशन। Finally, on the behalf of Yarn Expo and DKT, I extend a hearty vote of thanks to our guest. Mr. Ravi Shankar Panchloria, Mr. Nilesh Sevak, Mr. Sunil Murtakute, Mr. Rahul Singh and Mr. Puneet Singhal, who spared their valuable time for us. It was an honor for having you all here. I'm also immensely thankful to our coordinators and all the known and unknown hands that contributed for the success of this event. Once again, I would like to thank each one of you and take your leave with a grateful heart. Have a great day, everyone. Thank you.